तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम किस तरह का चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट, पूरा रिपोर्ट के बारे में बताएंगे हम, और कुछ नहीं। तो फटाफट हम चालू कर लेते हैं कि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एफएस में मैं अभी जा रहा हूँ। तो एफएस में जाके मैं यहाँ पे रिपोर्ट में जाऊँगा। जैसे रिपोर्ट में आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर द एंड लिखा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1/4/2024 मारूंगा और यहाँ पे 31 मार्च 2025 मार के व्यू कर दूंगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा डिटेल्स हम जानेंगे आज कि ये क्या है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहता है। तो मैं यहाँ पे पेन उठा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है एग्रीकल्चर इनपुट, ये है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में हमारा इतना रुपया बचा हुआ था। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि ये वाला पैसा कहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मुझे कहाँ पे देखना पड़ेगा, ये है रिपोर्ट। तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट फिर से डैशबोर्ड में जाऊँगा। डैशबोर्ड में जाके मर्चेंडाइज में जाऊँगा, मर्चेंडाइज का रिपोर्ट में जाऊँगा। तो डैशबोर्ड में आया, मर्चेंडाइज में आ गया मैं। तो मर्चेंडाइज का रिपोर्ट में आ जाऊँगा। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर में क्लिक करूँगा। जैसे मैं स्टॉक रजिस्टर में क्लिक करूँगा तो इसको 2024 किया और इसको 31 मार्च 2025 करके व्यू कर दिया। इससे क्या होगा ना, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पे देखो ये है। मैं इसमें फिर से पेन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का ये यहाँ पे कितना अमाउंट लिखा है ना, जितना अमाउंट यहाँ पे वहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे जो है ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या डीएपी, यूरिया, सुपर, पोटास, ये सारे बचा हुआ था। इतना इतना बोरी बचा हुआ था, इतना इतना बोरी बचा हुआ था, और उसका जो अमाउंट को मिलाएंगे तो हमारा इतना हो रहा है 887222। यहाँ पे उतना अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये वाला पैसा अगर आपको चेक करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे दिख रहा है और कि कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये है स्टॉक रजिस्टर। और कहे परचेस, कितना आपने परचेस किया है, जितना भी आपने परचेस किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये क्या है ना, फर्टिलाइज़र, परचेस ऑफ फर्टिलाइज़र। ये देखो यहाँ पे फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस कितना हुआ है ना, इतना अमाउंट का परचेस हुआ है। तो यहाँ पे भी उतना दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी उतना दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो परचेस ऑफ फर्टिलाइज़र में कितना दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है। ये क्या हुआ है ना, परचेस हुआ है, ठीक है। उसके नीचे अगर मैं देखूँ तो ये है सीड का है, ठीक है। सीड का कितना परचेस हुआ है ना, नहीं सॉरी, और नीचे है इतना अमाउंट, कितना ना, 94,51,593 रुपये। तो यहाँ पे भी हमको, सॉरी, स्टॉक फर्टिलाइजर सीड, अच्छा ओपनिंग भी था क्या इसका, अच्छा ऊपर, सॉरी, ये दोनों मिला के है। ये यहाँ पे देखो उसके ऊपर है 3692, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। 3692,361, यहाँ पे देखो उतना अमाउंट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये हो गया परचेस का। अगर मैं सेल का चेक करूँ तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजर सेल ऑफ फर्टिलाइजर यहाँ पे दिख रहा है, सेल ऑफ फर्टिलाइजर ये है। और यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर में भी जाऊँगा तो सेल ऑफ फर्टिलाइजर मुझे ये ऊपर मिल जाएगा। कहाँ पे ना, ये है देखो सेल हुआ है, और कितना अमाउंट का सेल हुआ है ना, इतना अमाउंट 6783492, यहाँ पे देखो इतना अमाउंट मुझे दिख गया। सेल ऑफ सीड देखना चाहूँ तो 3041,790 यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हमको सीड भी दिख जाएगा 3041,790, ठीक है। ये हो गया सीड। और अगर मैं क्लोजिंग अमाउंट, यहाँ पे देखो क्लोजिंग अमाउंट लिखा है, और क्लोजिंग अमाउंट में यहाँ पे देखो ये अमाउंट लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग अमाउंट चेक करना करूँ तो यहाँ पे देखो ये है एग्रीकल्चर इनपुट, यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट लिखा है, और ये है उसका अमाउंट। तो इस तरह का आपने कितना परचेस किया है, क्या ओपनिंग था, क्या क्लोजिंग था, इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और आया ऊपर, उसके बाद ये है ना दूसरा नंबर पे देखो परचेस ऑफ फूड, स्टॉक,
एंड है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। जितना भी आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस में खर्चा करोगे, अगर एंट्री करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, ये है प्रासंगिक व्यय। जितना भी आपने प्रासंगिक व्यय या प्रोत्साहन राशि खर्चा करोगे तो इधर दिखेगा। अगर कोई अदर ट्रेड रिलेटेड खर्चा करोगे तो वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और ये है प्रासंगिक व्यय। प्रासंगिक व्यय ये है इनकम साइड, ठीक है। ये है इनकम साइड, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये एक्सपेंडिचर साइड है। ये ध्यान रखना, ये एक्सपेंडिचर, ये दो साइड है। ये बीच में जो सीरियल नंबर है इधर साइड में सारे खर्चा साइड है, ये सारे खर्चा साइड है, और ये सारे इनकम साइड है, ठीक है। तो ये है इनकम, कितना इनकम हुआ, और ये कमीशन, कितना कमीशन में आपका इनकम हुआ और कमीशन कितना आया। ये अदर ट्रेडिंग इनकम कुछ हुआ है तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो हमको इसमें और देखना है कि इनकम प्रासंगिक की प्रासंगिक, अगर मैं सर्च करूँगा तो प्रासंगिक बहुत सारे दिखा। यहाँ पे देखो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़, इसमें अभी आपको दिखाता हूँ मैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ना, परचेस ऑफ फूड एग्नेस्ट एंड अदर कम्युनिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्कीम। ये है परचेज, फूड परचेज मतलब धान खरीदी के टाइम पे जो खर्चा होता है वो सारे इसी हेड में आता है। और ये क्या है ना, देखो सेल ऑफ फूड, धान सेल करेंगे मतलब हमने खरीदने के लिए खरीदेंगे फिर बेचते हैं, मतलब किसानों से खरीदते हैं फिर डीएमओ को बेच देते हैं, जिसको भी बेचना है या मिल वाला लो, जो भी लेना है ले लो। तो उसके लिए हमको क्या मिलता है ना, प्रासंगिक व्यय मिलता है। इसीलिए प्रासंगिक का जो इनकम है इसी वाले हेड में आएगा, ठीक है। इधर पैसा आएगा और इधर पैसा जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि इसका हेड ये कहाँ पे है तो उसको उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं स्टॉक एफएस में जाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन एफएस, देन चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हमारा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा अभी लाइबिलिटी और एसेट को हम छोड़ देंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को ये करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ये दोनों डिपेंड करता है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। इनकम के अंदर में अगर साइड में क्लिक करूँगा तो इसके नीचे देखो इनकम और ट्रेड इनकम आता है। तो मैं अगर ट्रेड इनकम का साइड में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो आप गया आपका ये वाला सेल ऑन फूड परचेस एग्नेस्ट, ये भी देखो यहाँ पे मिल गया आपको। ये वाला जो जो भी लिखा हुआ है इधर इधर वही सेम टू सेम वही चीज़ लिखा है आपको। अभी इधर देखो, इधर भी सेम टू सेम चीज़ लिखा है। तो अगर मैं ये साइट में जो एक बटन है छोटा सा, ये देख पा रहे होंगे, इस साइट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो प्रासंगिक व्यय और प्रासंगिक एवं प्रोत्साहनिक प्राप्त वाला दो ऑप्शन लिखा है। इस ये दोनों बटन में, ये दोनों में अगर आप कुछ भी एंट्री करते हो तो वो जो अमाउंट है वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये हो गया यहाँ पे, अगर मैं ट्रेडिंग इनकम, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अदर ट्रेडिंग इनकम, अदर ट्रेडिंग इनकम में कुछ भी एंट्री करता हूँ तो वो दिखेगा कहाँ पे ना, यहाँ पे दिखेगा। उसके ऊपर देखो कमीशन है, उसके ऊपर यहाँ पे भी कमीशन है, देखो ये देखो कमीशन है। कुछ भी यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे कमीशन वाला ये वाला अमाउंट जो दिख रहा है यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इनकम साइड। उसके बाद एक्सपेंडिचर साइड, ट्रेड एक्सपेंडिचर। ट्रेड एक्सपेंडिचर क्या है ना, परचेस ऑफ फूड गेन एट अदर कम्युनिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, ये वाला। ये क्या है ना, परचेस ऑफ मतलब ये खर्चा साइट है। अगर ये साइट में क्लिक करूँगा मैं, ये देखो प्रशासनिक व्यय और प्रासंगिक प्रशासनिक खर्चा जो लिखा है, ये दोनों में मैं कोई भी चीज़ एंट्री करूँगा वो अमाउंट सीधा इधर आके दिखेगा, ठीक है। और उसके नीचे जो इसमें साइड में क्लिक करूँगा और मैं अदर खर्चा, ट्रेडिंग खर्चा, या यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट में चार्जेस में करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। अगर अदर ट्रेडिंग खर्चा में कुछ भी डालूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। तो इस तरह का आप जो है इसको आप चेक कर सकते हो कि ये वाला पैसा सारे कहाँ कहाँ से आया है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, मर्चेंडाइज में जाओगे और यहाँ पे रिपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे देखो स्टॉक रजिस्टर, यहाँ पे सेल रजिस्टर में क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करूँगा ना, फर्टिलाइज़र सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं 2024 कर देता हूँ, इसको मैं 31 मार्च कर देता हूँ और व्यू करता हूँ।
तो ये क्या होगा, जितना भी मैंने फर्टिलाइज़र सेल किया हूँ वो सारे दिख जाएगा मुझे। यहाँ पे देखो ये है आपका बिल नंबर, ये बिल नंबर है, ये उसका भाउचर नंबर है। अगर देखो यहाँ पे कितना बिल नंबर, मान लो ये 9 है, ये 11 10 है, ये 11 है, ये 3 बिल नंबर है। देखो तीनों का क्या है ना, अलग अलग भाउचर नंबर है। अगर तीनों बिल नंबर अलग अलग है, यहाँ पे भाउचर नंबर सेम हो गया तो आपका प्रॉब्लम है। ये क्या होगा ना, आपका आउटस्टैंडिंग लोन जो है प्रॉपरली नहीं दिखेगा, नहीं तो सेल भी प्रॉपरली नहीं होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम है। तो आप अगर आपका मान लो कि आपको लगता है कि मैं किसी मेंबर को तो लोन दिया हूँ, बट उसका आउटस्टैंडिंग में जाके चेक कर रहा हूँ तो उसका लोन नहीं दिख रहा है, मतलब फर्टिलाइजर सेल किए हो लोन पे, तो उसको कैसे चेक करोगे ना, इस तरह का चेक करो कि अगर क्या उसका भाउचर नंबर सेम है, और नहीं सेम अगर नहीं है तो क्या उसका भाउचर पास हुआ है। यहाँ पे भाउचर नंबर दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे भाउचर नंबर नहीं दिख रहा है या डेट नहीं दिख रहा है तो आपको समझ जाओ कि भाउचर पास नहीं हुआ है, तो उस भाउचर को फिर आपको पास करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये है सेल ऑफ रजिस्टर उस तरह का। यहाँ पे सेल ऑफ परचेज रजिस्टर भी हम चेक कर सकते हैं। परचेज रजिस्टर में सेम प्रोसेस यहाँ पे 2024 करेंगे, और यहाँ पे 31 मार्च 2000 ये करेंगे, परचेज करके व्यू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं जितना भी चीज़ परचेज किया हूँ वो सारे डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी मैंने परचेज किया हूँ यहाँ पे जितना अमाउंट का वो सारे यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह का क्या है ना, हम जो है अपना जो स्टॉक रजिस्टर है या ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर डेट को हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का आप चेक कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप माइक्रो एटीएम को कैसे ईआरपी में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी के पास माइक्रो एटीएम है, तो कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि माइक्रो एटीएम का ट्रांजैक्शन को हम किस तरह का कर सकते हैं। देखो जैसे माइक्रो एटीएम का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका अगर मैं अभी क्या करूँ ना, इसको लॉगिन करूँ कि ईआरपी में लॉगिन कर दूँ कि लॉगिन करूँगा, तो इसमें अगर मैं माइक्रो एटीएम का एंट्री करने जाऊँगा तो माइक्रो एटीएम का जो अकाउंट है वो एफएस में बनाया जाता है। जैसे हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके एफएस में जाके कैश एंड बैंक बैलेंस में माइक्रो एटीएम का अकाउंट बनाए हैं, तो उसमें अगर पैसा है तो उसको एंट्री कैसे करेंगे। तो हम एफएस में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक है कैश रिसीव और कैश पेमेंट। कैश रिसीव और कैश पेमेंट क्यों करेंगे, क्यों देखो जब कोई मेंबर माइक्रो एटीएम से पैसा निकालने के लिए आता है तो वो अपना एटीएम को, आपका जो माइक्रो एटीएम है उसमें घिसता है और वो आप उसको मतलब वहाँ पे स्वाइप करता है और आप उसको कैश देते हो। तो वो क्या है ना, कैश रिसीव और कैश पेमेंट ही होगा। कैश पेमेंट मतलब आप फिर माइक्रो एटीएम में पैसा जमा करते हो, माइक्रो एटीएम अकाउंट से पैसा जैसे निकलता जाता है, मतलब किसान के अकाउंट से माइक्रो एटीएम में आ जाता है, फिर आप क्या करते हो ना, वो बैंक में जाते हो, उसी पैसे को कैश में कन्वर्ट करवा के फिर आते हो, फिर वो चलता रहता है प्रोसेस में। तो जब आप माइक्रो एटीएम से रिसीव करोगे, माइक्रो एटीएम से रिसीव का मतलब हुआ कि माइक्रो एटीएम से आप पैसा निकाल के कैश लेके आ रहे हो बैंक से, मतलब बैंक से कैश लेके आ रहे हो। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे ना, ऐसे कैश रिसीव में आओगे और यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करोगे और यहाँ पे माइक्रो एटीएम, ऐसे माइक्रो एटीएम लिखोगे और यहाँ पे कैश रिसीव्ड लिखोगे और कितना पैसा, जितना भी पैसा आपने कैश निकाला बैंक से, जितना भी पैसा आप बैंक से पैसा निकाला यहाँ पे उतना पैसे को आपको मारना है। मारने के बाद सेव कर देना है। ये क्या होगा ना, आपका माइक्रो एटीएम अकाउंट से उतना पैसा कम हो जाएगा और उतना पैसा आपका कैश ऑन हैंड में पैसा बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस 0 दिख रहा है तो यहाँ पे आपका पैसा बढ़ जाएगा। ये था आपका क्या ना, कैश रिसीव। अब आते हैं कैश पेमेंट। कैश पेमेंट क्या होता है ना, जब माइक्रो एटीएम से कोई भी किसान आपका पैसा लेने के लिए आता है, आपको माइक्रो एटीएम से स्वाइप करता है और आप उसको कैश देते हो, तो वहाँ पे क्या, उस टाइम पे क्या होगा ना, कैश पेमेंट होगा। कैश पेमेंट देखो दो प्रकार का, दो ऐसे किसान के ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे एडमिशन नंबर मार सकते हो। एडमिशन नंबर किसका, अगर आपका कोई भी किसान है जो आपसे पैसा ले रहा है, वो आपका अगर मेंबर है, अगर आप यहाँ पे उसका एडमिशन नंबर मारोगे तो उसके नाम पे वो ट्रांजैक्शन रह जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे माइक्रो एटीएम सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं किसान का नाम चाहूँ तो यहाँ पर नेगोशिएशन में लिख सकता हूँ कि पर्टिकुलर इस किसान को दे रहा हूँ, एक जो भी नाम है यहाँ पे लिख सकता हूँ और कितना अमाउंट दे रहा हूँ, ये उतना अमाउंट
लिखूंगा और सेव करूंगा। ये क्या होगा ना, आपका जो माइक्रो एटीएम का अकाउंट है उसमें पैसा बढ़ जाएगा और कैश ऑन हैंड घट जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पैसा होगा ये क्या होगा ना, कम हो जाएगा और ये वाला पैसा बढ़ जाएगा। तो इस तरह का आप माइक्रो एटीएम का ट्रांजैक्शनों को एंट्री कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ, आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको शेयर कर लूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो वीडियो है इसमें क्या है ना, लोन के रिगार्डिंग है। लोन में अभी जैसे आप लोन एंट्री करते हो तो इसमें आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो, तो उसके रिलेटेड है। तो जैसे कि मैं अभी लोन मॉड्यूल में जाऊंगा और लोन डिसबर्समेंट में जाऊंगा, और यहाँ पे अभी मैं एक एडमिशन नंबर मार रहा हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट में नॉर्मल केसीसी, और यहाँ पे लोन अकाउंट सिलेक्ट करूँगा, प्रॉपर सिलेक्ट करूँगा, फिर इसके बाद लोन डिसबर्समेंट करूँगा। और यहाँ पे वाउचर टाइप में कैश ट्रांसफ़र जो भी लेना है मैं इसको ले लिया अभी। यहाँ पे मेरा मोटो क्या है, यहाँ पे क्या है ना, कभी कभी आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे फिर सेव करोगे तो यहाँ पे नो लोन एलिजिबल अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे अभी 95,000 दिख रहा है। तो इसका तो दिख रहा है, मान लो कि मुझे अभी यहाँ पे 1 लाख रुपया एंट्री करना है, तो ये क्या होगा ना, 1 लाख रुपया एंट्री नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पे 95,000 इसका लोन लिमिट है, यहाँ पे लिमिट है। अगर मैं यहाँ पे इसका अमाउंट को, ये अमाउंट को बढ़ाना चाहूँ तो मुझे कैसे बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ पे देख सकते हो एडिट सैंक्शन अमाउंट, यहाँ पे ये एडिट सैंक्शन अमाउंट है कोने में, यहाँ पे देख सकते हो एडिट सैंक्शन अमाउंट। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट सैंक्शन करने के लिए मुझे अमाउंट देगा कि यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, 1 लाख 2 लाख जितना बढ़ाना है बढ़ा के अपडेट कर सकता हूँ। फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे बढ़ाने पर भी ये वाला जो अमाउंट है, यहाँ पे जो भी अमाउंट है ये अमाउंट नहीं बढ़ता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे एंट्री करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सिंपल ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है साइड में, इसको साइड में जो डैशबोर्ड दिख रहा है ये साइड में आइएगा। ये साइड में देखो कि मिसिंग ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो मिसिंग ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। तो मिसिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जिसका भी एंट्री करेंगे उसका लोन नंबर यहाँ पे मारेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट में नॉर्मल केसीसी, और यहाँ पे लोन नंबर सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसफ़र में यहाँ पे डिसबर्समेंट सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लेजर और ब्राउजर बोरिंग दिखेगा, तो हम बोरिंग में सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन सा, नॉर्मल केसीसी, एमटी लोन, जो भी लोन है इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि नॉर्मल केसीसी हुआ। बोरिंग अकाउंट में आपका जो भी अकाउंट है इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर्पज़ में जो भी है आपने पेडी इरीगेशन जो भी आपने दिया है यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे डेट डालेंगे कि कौन सा डेट का हम एंट्री करना चाहते हैं। जो भी डेट है हमारा वो डेट हम यहाँ पे दे देंगे। चलो मैं यहाँ पे 25 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे डिसबर्समेंट आईडी में आएंगे तो यहाँ पे कुछ आईडी दिखेगा ऑलरेडी, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम। और ये वाला अमाउंट को क्या करेंगे ना, मिटा देंगे। यहाँ पे जितना अमाउंट में हमको डालना है, 1 लाख 2 लाख जितना भी डालना है यहाँ पे हम डालेंगे, और यहाँ पे सिंपल सा नीचे जो सेव बटन है सेव कर देंगे। तो इस तरह का क्या होगा ना, आपका जो एंट्री है उस मेंबर के ऊपर उसका लोन एंट्री हो जाएगा। अगर कभी भी आपका कोई भी लोन एंट्री करने के टाइम पे आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप इस तरह का उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह का हम किसी भी पैक्स का जो भी सोसाइटी है उसका जो बोरिंग अकाउंट है उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। आज क्या करेंगे ना, हम बोरिंग अकाउंट को सुधार करेंगे। जैसे कि अभी मेरे सामने अगर मैं ओपनिंग ट्रायल वाला से आपको डाउनलोड करूँगा, तो अभी अगर आप देखोगे आपको तो ये आपका केसीसी बोरिंग अकाउंट कहाँ का, ये है आपका केसीसी बोरिंग अकाउंट। तो ये वाला अमाउंट को कैसे हम मैच करेंगे, अपना जो भी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कैसे मैच करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं अभी क्या करता हूँ ना, एफएस में जाता हूँ, रिपोर्ट में जाऊँगा। उसके बाद क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे जनरल लेजर में जाऊँगा। ठीक है, जनरल लेजर के जाने के बाद मैं फिर यहाँ पे बोरिंग वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इसका साइड में क्लिक करूँगा
और इसका साइड में भी क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो बोरिंग नॉर्मल केसेस, इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा जैसे वो हाईलाइट हो जाए, जैसे देखिए वो हाईलाइट हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा, यहाँ पे 1 4 25 और 31 मार्च 26 रहेगा और यहाँ पे व्यू करूँगा। तो यहाँ पे व्यू करूँगा तो ऐसे क्या होगा ना, यहाँ पे देख सकते हो ये मुझे 4 अकाउंट दिख जाएगा और उनका क्लोजिंग अमाउंट ये होगा। पहले मैं क्लोजिंग अमाउंट को सही करवाऊँगा, फिर दूसरा हेड में जाऊँगा। तो यहाँ पे 4 अकाउंट हमें दिख गया, तो इस 4 अकाउंट का स्टेटमेंट हम निकाल देते हैं। अभी अगर मैं इसका स्टेटमेंट देखूँ तो एक ये है, ये कौन सा अकाउंट है, ये वाला है जो 901 है लास्ट में तो ये वाला अकाउंट है। तो इसका जो अमाउंट है, क्लोजिंग अमाउंट कितना है, 1,71,99,119 रुपये है। अगर मैं इसका इसमें जाऊँ तो इसमें कितना है, इसमें कितना है ना, 2,39,19,058 रुपये 61 96 पैसे। तो ये जो है ना इसका डेबिट में है। डेबिट में क्यों है ना, यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं दिखाता, सिर्फ नॉर्मल अमाउंट दिखाता तो यहाँ पे क्रेडिट होता है। यहाँ पे देखो डेबिट दिखा रहा है, तो इसमें यह भी अकाउंट अभी डेबिट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि कितना अमाउंट अभी है। यहाँ पे 2391905.96। तो इतना अमाउंट हमको करना है। कहाँ पे करना है ना, यहाँ पे इतना अमाउंट करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा ना, मैं देखूँगा कि कितना अमाउंट का डिफरेंस है, इसमें से माइनस करूँगा 171,111,9.53। अगर मैं इसको इक्वल करूँगा तो 67 लाख जो है अभी मुझे यहाँ पे आपको ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे 67 लाख और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अभी कम कम दिख रहा है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा ना, इसमें फिर मैं बोरिंग में आऊँगा और ड्रॉल करूँगा। ठीक है, ड्रॉल करूँगा तब जाके मेरा वो पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोरिंग नॉर्मल केसीसी प्लस आइकन में क्लिक करूँगा और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 901 वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट है, इसको क्लिक करूँगा और जितना अमाउंट भी आया यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे कर दिया मैंने 31 मार्च 2026 मेरा ड्यू डेट है। और ये जो होगा 27 कर लेते हैं इसको हम। फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र में जाऊँगा, नया बैच आईडी बनाऊँगा मैं और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा एक अकाउंट का कहानी ख़त्म हो गया। अभी वो नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी अभी वाउचर हमने पोस्ट नहीं किया इसीलिए नहीं दिखा। अब हम दूसरा अकाउंट में आते हैं, कौन सा है, 934। ठीक है जी, 934। तो ये वाला कौन सा अकाउंट है, 9, ये वाला है हमका 923। ये वाला अकाउंट अगर हम देखेंगे 923, तो इसमें कहाँ है ये 923। तो इसमें कितना है, यहाँ पे नेगेटिव में 34 लाख जो हमारा क्रेडिट में है, बट ये डेबिट में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो हम तीसरा अकाउंट में आते हैं 934। ये कितना है, 1,20,00,000 यहाँ पे डेबिट में है। अगर मैं इसका दिखाऊँ तो 1,20,00,000 है। तो इसको क्या करता हूँ ना मैं, 1202569 अगर करता हूँ, ये कौन सा वाला अकाउंट है, 934 का है। ठीक है, तो 934 में यहाँ पे कितना है, 2,52,00,000 है। यहाँ पे देख सकते हो 2,52,00,000 है। बट यहाँ पे करना कितना है ना, यहाँ पे करना है 1,20,00,000। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, माइनस करता हूँ 2526915,4.50। अब इसको करता हूँ तो यहाँ पे 1,32,00,000 यहाँ पे और पास करना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, अभी जो मेरे पास एक बैच आईडी मैंने बनाया था बोरिंग में, उसको क्या करता हूँ ना, रीपेमेंट में जाता हूँ, लोन पे जाता हूँ और यहाँ पे अभी व्यू करूँगा कौन सा वाला अकाउंट है ना, ये वाला 934 जो है। यहाँ पे 934 में क्लिक करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ पे देखो मैं अभी ये बैच आईडी को से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, ये अमाउंट कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट
और यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, आपको बोरिंग नॉर्मल केसेस में ही अभी के लिए पास करना है। यहाँ पे सेव कर दूंगा। अभी मेरा एक अकाउंट तो सही हो गया और एक अकाउंट नहीं हुआ है, उसके लिए भी मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। तो अभी इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो मेरा एक अकाउंट सही हो गया। कौन सा वाला ना, 901 जो था, ये वाला अकाउंट अगर देखेंगे, ये वाला अमाउंट जो अभी दिख रहा है मेरा 239190, अगर मैं यहाँ पे आके देखूँगा, ये स्टेटमेंट है, ये देखो, ये वाला अमाउंट मेरा अभी अगर आप देखोगे, ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट मेरा मैच हो गया। कौन सा, ये इसके साथ। तो इस तरह अभी जैसे मैंने किया उसी तरह का सभी अकाउंट को आपको करना है। तो अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है कि एक अकाउंट करके मैंने दिखाया, फिर आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकती हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें पूरा का पूरा वीडियो बना के भेजो, पूरा का पूरा बैलेंस शीट वीडियो बना के देखो, अगर इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आया और कमेंट में कुछ ज़्यादा लोग कमेंट किए कि पूरा का पूरा वीडियो बनाओ, तो मैं पूरा का पूरा वीडियो बना के आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को ये पता तो होगा कि आप सभी लोग ब्याज अनुदान को इसमें एंट्री करते हो। ब्याज अनुदान मतलब जैसे कि आप किसान लोगों को लोन देते हो, जो केसीसी लोन देते हो, उसमें जो भी इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट का पैसा किसान तो आपको नहीं देता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट क्या करता है ना, उस इंटरेस्ट पैसे को आपको देता है। तो आपको पहले उसको क्लेम करना पड़ता है, जो भी आपका इंटरेस्ट सबमिशन पोर्टल है या क्या जो आईएसआई पोर्टल बोलते हो, उसमें आप लोग एंट्री करते हो। तो उसको आप ईआरपी में कैसे एंट्री कर पाओगे? ईआरपी में दो प्रकार का एंट्री है, एक तो चाहो तो आप ऑटोमेटिक भी एंट्री कर सकते हो और एक मैनुअल एंट्री कर सकते हो। मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ ये मैनुअल एंट्री है। आपको अगर ऑटोमेटिक बोलो कि आप मैनुअल एंट्री नहीं करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक एंट्री का वो करना चाहते हो, तो उसको कैसे करना है वो भी मैं अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ तो मैं, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रहता है, तो उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। तो अभी हम मैनुअल एंट्री कैसे कर सकते हैं, इसको मैनुअल एंट्री कैसे कर सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। देखिए, जो भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, हम क्लेम करेंगे इसको, तो हमको गवर्नमेंट से मिला नहीं है। गवर्नमेंट से मिलने के लिए जैसे कि इंटरेस्ट आर्टिकल ये है केंद्र शासन, इंटरेस्ट आर्टिकल ये है राज्य शासन, तो ये पहले से कुछ पैसा है जो मिलना बाकी है, जो कि अभी तक मिला नहीं है। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? क्लेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो क्लेम करने के लिए हमको कैसे एंट्री करेंगे? तो यहाँ पे हम जैसे कि अभी मैं छत्तीसगढ़ का एंट्री बता रहा हूँ, तो ये है उनका ब्याज अनुदान का जो निकला हुआ है, ये है उनका केंद्र शासन का पैसा है और ये है राज्य शासन का पैसा है। तो इसको हम कैसे एंट्री कर सकते हैं? ये आपका देख सकते हो, ये है आपका खरीफ या रबी का है। ये रबी का है एक खरीफ का है और ये रबी का है, ठीक है, ये दोनों। तो इसको आप कैसे एंट्री कर सकते हो? तो आपको एंट्री करने के लिए आपको अदर ट्रांसफ़र में जाना पड़ेगा। जैसे आप अदर ट्रांसफ़र में जाओगे तो यहाँ पे बैच आईडी जनरेट कर देना है आपको, और ये ऊपर वाले प्लस आइकन में क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आप नाम से अकाउंट क्रिएट किए होंगे, जैसे कि मैंने ऋण और अग्रिम पर ब्याज प्राप्त, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड लोन एंड एडवांस, ये वाले हेड में ही एंट्री होगा। तो इसको क्या करूँगा ना, मैं एंट्री करूँगा। ये वाला अकाउंट अगर आपका नहीं बना है तो इसको कैसे बनाना है वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। तो आपको ये वाला अकाउंट को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आ जाना है, और नीचे वाले में आपका क्या रहेगा ना, ये दोनों अकाउंट रहेगा। क्या रहेगा ना, एक रहेगा केंद्र शासन का, मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये है केंद्र शासन का, और एक हम राज्य शासन को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो ये है यहाँ यहाँ पे ये राज्य शासन का। तो ये दोनों अकाउंट यहाँ पे आ गया है, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि रबी एंड खरीफ का जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रबी खरीफ का दोनों का इंटरेस्ट है, ये जो हम क्लेम कर रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे कि अभी क्या है ना, राज्य सरकार है, राज्य सरकार का जितना भी अमाउंट होगा, जैसे कि इसका 49098887.73, ये उसका राज्य सरकार का अमाउंट है, और ये इसका 31
3389.8 ये उसका केंद्र सरकार का पैसा है। तो ये दोनों यहाँ पे आ गया है और इसको क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मुझे ये मिल चुका है। तो ये मिलने के बाद क्या करूँगा ना, इसको मैं सिंपल सेव कर दूँगा। ये अभी क्या हुआ ना, मेरा जो मैनुअल एंट्री हो गया। अब मैं इस वाउचर को पोस्ट कर दूँगा, फिर मेरा जो जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरा। यहाँ पे इसको मैं पोस्ट कर दूँगा। ये हो गया आपका मैनुअल एंट्री, जो ब्याज अनुदान। अब आपको कि जो इंटरेस्ट सबमिशन का अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे अगर आप मैनुअली करते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है और एफएस में जाना है और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद आपको ये 4 ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको इनकम वाले में हेड में क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट सबमिशन मिलने वाला है वो आपका इनकम है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे इनकम में क्लिक करोगे और यहाँ पे देख सकते हो लोन एंड एडवांस। इसी वाले हेड पे आपको इसके अंदर ही आपको कहीं पे भी क्रिएट करो पर इसी के अंदर ही आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट करके आपको इसमें एंट्री करना है। तो इस तरह का आप ब्याज अनुदान को एंट्री कर सकते हो। और एक चीज़ होता है कि आपको अगर ब्याज अनुदान आपके अकाउंट में आया है, आपके सेविंग अकाउंट में आया है, तो उस केस में आप एंट्री कैसे करोगे। तो उस केस में क्या करोगे ना, आपको वही एफएस में जाना है। एफएस में जाओगे, अदर ट्रांसफ़र में जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है ना, जनरेट ए न्यू बैच आईडी सिलेक्ट करना है और ऊपर आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ से आया है, स्टेट गवर्नमेंट से आया है या सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, केंद्र गवर्नमेंट से आया, तो यहाँ पे केंद्र सरकार का नाम एंट्री कर लोगे। जो भी हेड है केंद्र सरकार का अकाउंट ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा कौन सा अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसा आया है। मान लो आपका सेविंग अकाउंट में आया है या आपका बोरोइंग अकाउंट में अगर आया होगा, बोरोइंग अकाउंट में तो ऐसे क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, इस बैच आईडी को जनरेट करना है और यहाँ पे जितना भी पैसा क्रिएट करना है इस सेम बैच आईडी को जाके बोरोइंग में पास करना है। अगर पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर लूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इस टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये है, ये जो कि हर सोसाइटी में इस तरह का प्रॉब्लम क्या है ना, वो सोसाइटी प्रबंधक या सोसाइटी वाले को फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कि मर्चेंडाइज है वो मान लो कि अभी इस साल में आपने परचेज़ किया गया है। जो फर्टिलाइज़र होता है, जो आप सीड करते हो, जब आप सीड परचेस करते हो तो वो तो आपने रिटर्न कर देते हो, हर साल रिटर्न होता है जितना एक्स्ट्रा आपके पास बच जाता है। उसके अलावा जो आपका फर्टिलाइज़र है वो अगर आपके पास आया है तो वो तो क्या है ना, रिटर्न नहीं होता है, वो आपके पास रहता है क्योंकि आपने परचेस किया है। उसमें से क्या ना, मान लो इस साल में खरीदे हो, वो क्या होता है ना, अगले साल तक ऐसा भी होता है कि उसमें से कुछ डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो फिर आपको उसका प्रस्ताव बना के उसको क्या करते हो ना, ख़राब घोषित कर देते हो कि इतना हमारा नष्ट हो गया है। तो उसको आप कैसे एंट्री करोगे, तो उसको तो आप किसी के ऊपर सेल नहीं कर सकते हो, तो उसको आप कैसे एंट्री करोगे, या रिटर्न नहीं मार सकते हो, तो उसको आप एंट्री कैसे करोगे। तो उसको एंट्री करने के लिए आपको मर्चेंडाइज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, मर्चेंडाइज के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसमें एक ऑप्शन है जो कि है इम्पेयरमेंट्स, ये वाला ऑप्शन को देख सकते हो। इसका मतलब है क्षतिपूर्ति, जो कि आपका लॉसेस हुआ है। अगर मान लो कि आपने कुछ परचेस किया है, उसमें से कुछ खाद जो है लॉस हो गया है, मतलब डैमेज हो गया है, नष्ट हो गया है, तो उसको आप कहाँ पे एंट्री करोगे ना, यहाँ पे एंट्री करोगे। उसको एंट्री करने से क्या होगा ना, जितना भी आपका स्टॉक में दिख रहा होगा, मान लो कि आपने पिछले साल खरीदा था 600 बोरी, उसमें से 300 बोरी बिक गया है और 300 बोरी बच गया है, उसमें से क्या है ना 200-250 बोरी नष्ट हो गया है। बट आपके स्टॉक में तो 300 बोरी दिख रहा होगा स्टॉक बचा हुआ करके, तो आपको तो स्टॉक कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो नष्ट हो चुका है, आपके पास है ही नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन जो है आपके सामने से खुलकर आ जाएगा। तो उसको क्या करोगे ना, फिर प्लस आइकन में क्लिक करोगे। यहाँ पे आइटम कैटेगरी में सिलेक्ट करना है कि फर्टिलाइज़र को सिलेक्ट करना है। आइटम नेम को जो भी आपका यूरिया डीएपी क्या नष्ट हो गया, जो भी डैमेज हो गया है, ध्यान रखिएगा इसमें एंट्री करने के बाद वो डैमेज में आ जाता है। उसके बाद पीओ नंबर, कौन सा पीओ नंबर, जितने भी आपने परचेज किया होगा अभी तक वो सारे पीओ नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें से कौन सा पीओ नंबर से खाद बचा हुआ था जो कि आपका नष्ट हो गया है, उस पीओ नंबर को आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी दिखा देगा कि कितना क्वांटिटी
बचा हुआ है। और यहाँ पे कितना अमाउंट है, यहाँ पे क्वांटिटी मानना है। मान लो इसमें से 100 बोरी आपका नष्ट हो गया, तो 100 बोरी यहाँ पे लिखना है। 100 बोरी का पैसा कितना हो रहा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सेव कर देना है। क्या होगा ना, उतना बोरी जो टोटल स्टॉक होगा आपका, उसमें से इतना बोरी आपका कम हो जाएगा कि, और ये क्या होगा ना, नष्ट में चला जाएगा। जैसे ये नष्ट में चला जाएगा तो फिर ये दिखेगा कहाँ पे, ये कहाँ दिखेगा ना, जैसे आप इसको नष्ट में डालोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये दिख जाएगा आपको। अभी तो किसी का नष्ट डैमेज नहीं हुआ है, अगर किसी का है तो उसमें एंट्री करके हम चेक कर सकते थे। ये डैमेज में कैसे दिखेगा ना, तो अगर मैं इसको जाता हूँ एफएस में जाता हूँ, और अभी मैं जनरल लेजर को चेक करता हूँ कि डैमेज वाला कहाँ दिखेगा। जनरल लेजर में क्लिक करता हूँ। जनरल लेजर में क्लिक करूंगा तो जैसे मैं एक्सपेंडिचर में आऊँगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखो, एक्सपेंडिचर बटन ये है। तो इसके सॉरी ये नहीं, कहाँ गया एक्सपेंडिचर। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंडिचर में आऊँगा। ट्रेड एक्सपेंडिचर में आने के बाद इसके बाद यहाँ पे अदर इसमें क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको उतना, अच्छा, ये है कंपोजिशन, ये तो डैमेज में इसमें आएगा। डिस्काउंट इसमें, ट्रेड एक्सपेंडिचर में ये है, ये यहाँ पे आपको इस वाले मॉड्यूल में आपको दिख जाएगा। जितना भी आपका डैमेज होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये अलग से आपको जो ट्रेडिंग वाला है, ट्रेडिंग है, उसमें आपको दिख जाएगा। तो इस तरह का आप जो है जितना भी नष्ट खाद को यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि अक्सर क्या है ना, वो गलती आपसे हो जाता है, आपसे होता नहीं है बट आपको पता होता है, बट फिर भी आप उसको गलती कर लेते हो। तो जैसे कि अभी एक सोसाइटी आए हैं, इनका नाम है खमरिया सोसाइटी से। तो इनका जो अभी अगर मैं स्टॉक में जाऊंगा, स्टॉक रजिस्टर देख सकते हो, ये स्टॉक रजिस्टर आपको दिख रहा होगा। अगर मैं स्टॉक रजिस्टर में चेक करूंगा, डीएपी चेक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे 250 बोरी दिख रहा है कि 250 बोरी अभी स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक में है। बट इनका अगर सेल करने के लिए जाते हैं तो ये दिख नहीं रहा है। इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने सेल रेट जो है डिफाइन नहीं किया है। अभी यहाँ पे अगर मैं सेल रजिस्टर में आता हूँ, यहाँ पे देखो सेल रजिस्टर में आता हूँ, तो यहाँ पे देखो डीएपी का कहीं पे नामो निशान नहीं है। यहाँ पे डीएपी का नाम ही नहीं है, कि वो नाम ही नहीं है। अगर उसका सेल रेट डिफाइन होता तो यहाँ पे उसका नाम आता। तो अभी हम उसका सेल रेट को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम सेल रेट को डिफाइन करने के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी मैं 3/8 में परचेस किए हैं वो, अगर मैं मर्चेंडाइज में जाऊंगा और रिपोर्ट में जाऊंगा, और यहाँ पे परचेस रजिस्टर को मैं अभी डाउनलोड करता हूँ कि कौन सा डेट में मैं परचेस किया हूँ। और अभी अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे डीएपी दिख जाएगा। ये है डीएपी दिख जाएगा, कौन सा डेट में ना, 3/8/25 में परचेस हुआ है 250 बोरी, और मैं आज भी 3/8 में लॉगिन हूँ। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो यहाँ को, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कि मैं उसको, अभी मुझे सेल रेट डिफाइन करना है, तो सबको पता है सेल रेट कहाँ पे डिफाइन होता है, कॉन्फ़िगरेशन में। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सेल रेट डिफाइन करने के लिए कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि इस डेट में जो 3/8 है, उस डेट में क्या है ना, संडे है, रविवार के दिन है। अगर आप संडे के डेट में कोई भी एंट्री करते हो या कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सारे ऑप्शंस शो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप एंट्री करते हो तो कॉन्फ़िगर देख लेना कि उस दिन का क्या संडे है क्या। अगर संडे है तो उस दिन का जो कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग है तो वो शो नहीं करता है। अगर आप संडे के डेट में परचेस करते हो तो संडे के डेट में सेल रेट डिफाइन नहीं कर पाओगे। सेल रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगले दिन को रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब उसका अगले दिन सेल रेट उसका डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या है ना, संडे के दिन में ना कोई सेल, तो परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बट उसको कोई भी सेल रेट डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसमें कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। अभी अगर मैं इसको लॉगिन कर दूंगा, लॉगिन करने के बाद उसको 4/8 को लॉगिन करूंगा, तो इसमें क्या होगा ना, मेरा जो अभी जो सेल रेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था वो अभी मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर मैंने अभी लॉगिन कर दिया
तो अभी जैसे मैंने अभी लॉगिन कर दिया, यहाँ पे देखो लॉगिन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे ये ऑप्शन से सारे दिख जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे लॉगिन डेट भी देख सकते हो, 4/8 में मैंने लॉगिन किया हूँ, 4/8/25 में। और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में मर्चेंडाइज में जाता हूँ, यहाँ पे सेल रेट में जाता हूँ, तो मुझे क्या होगा ना, सेल रेट चेक करने के लिए या सेल रेट डिफाइन करने के लिए वो ऑप्शन से मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने जो परचेज़ किया है वो ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि इनका सेल रेट डिफाइन नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या मारूँगा, जो भी डेट में परचेस हुआ है वो डेट मार के टैब मारूँगा। फिर यहाँ पे मुझे उसका पीओ नंबर दिख जाएगा। पीओ नंबर दिखने के बाद यहाँ पे जो भी उसका अमाउंट है 1350 सेल रेट है, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो इस तरह का अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी जैसे ईआरपी में आप एंट्री कर रहे हो तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कुछ जगह पे ना किसी का नाम या विलेज स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। जैसे कि हमारा कोई सब्सक्राइबर हमको पूछे हैं कि विलेज नेम को कैसे हटाया जाए। विलेज नेम बोले तो जैसे कि हमने कोई ईआरपी में कोई मेंबर का विलेज एंट्री किए हैं, विलेज रजिस्टर किए हैं, मान लो कि किसी का रामलाल, श्यामलाल, दामलाल कुछ भी से किए हैं और उसका विलेज नेम को हमने एंट्री किया है, तो उस विलेज का को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई वो दूसरा विलेज में बिलोंग करता होगा तो उसको हम कैसे चेंज करें। तो जैसे आप अपना ईआरपी में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे। तो मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये साइट में एक आपको क्या दिखेगा ना, मॉडिफाई मेंबर, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे साइट में देखो मॉडिफाई मेंबर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मॉडिफाई मेंबर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मॉडिफाई मेंबर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। तो जिसका भी आपको जो भी क्या बोलते हैं चेंज करना है, मान लो विलेज नेम को चेंज करना है, उसका एडमिशन नंबर को आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। जैसे आप एडमिशन नंबर एंट्री करोगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप नाम कुछ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसका जो भी नाम है इसके यहाँ पे डिटेल्स सारे, ब्लड ग्रुप और जो भी डिटेल्स एक्स्ट्रा फिल करना है इसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट में क्लिक करोगे। नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाउस नंबर और स्ट्रीट और यहाँ पे विलेज आएगा। यहाँ पे आप विलेज को चेंज कर सकते हो, जो भी विलेज को चेंज करना है आप यहाँ पे विलेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह का आप अपना जो विलेज नेम है उसको सुधार कर सकते हो। सिर्फ विलेज नेम नहीं, चाहे तो उसका भी नाम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या उसका एड्रेस वगैरह रॉन्ग है या उसका फादर नेम रॉन्ग है तो आप यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल कर सकते हो। और यहाँ पे केवाईसी को भी कर सकते हो। केवाईसी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर लूँगा। तो आज का वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जैसे कि मान लो कि आपका सोसाइटी में ऐसे हो सकता है कि पर्टिकुलर एक ही किसान को आपने 2 बार रजिस्टर कर दिए हो या कई डुप्लीकेट मेंबर भी आ चुके हैं कि वो डबल रजिस्टर हो गए। अगर आप चाहते हो कि उसमें से कोई पर्टिकुलर एक मेंबर को आप डिलीट करना चाहते हो तो उसको कैसे कर सकते हो। अगर आप ऐसे डिलीट करना चाहो कि परमानेंट रिमूव कर दूं तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर मेंबर को डिलीट कर दो। तो आप क्या कर सकते हो ना, उसका मेंबरशिप को क्लोज कर सकते हो। अगर वो मेंबरशिप को क्लोज कर दोगे तो यहाँ से वो हट जाएगा। तो उसको हम कैसे क्लोज करेंगे तो उसको हम जानेंगे। तो आपको ईआरपी में लॉगिन होना आपका कंपलसरी है। जैसे आप इसमें लॉगिन हो जाओगे तो इसमें मेंबरशिप में क्लिक करना है। जैसे ही मेंबरशिप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये खुल जाएगा आपका और साइड में जो डैशबोर्ड है ये खुलेगा। डैशबोर्ड में खुलेगा तो इसको स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आएगा मेंबरशिप क्लोज। मेंबरशिप क्लोज में के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मेंबरशिप क्लोज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि उसका एडमिशन नंबर क्या है। एडमिशन नंबर किसका मारना है, जिसका भी आप मेंबरशिप क्लोज करना चाहते हो। जैसे कि मैं अभी इसका मान लो एक पर्टिकुलर एक किसान का एडमिशन नंबर मारता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन नंबर मारा तो यहाँ पे क्लोज डेट आ गया, रेजुलेशन डेट आ गया। ये ऑटोमेटिक जो भी डेट आ रहा है ये ले रहा है। और यहाँ पे आपको मीटिंग टाइप क्या पूछ रहा है तो आप यहाँ पे जनरल बॉडी मीटिंग सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबरशिप सोसाइटी, तो आप मेंबरशिप सोसाइटी से आप इसको मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन को कैंसलेशन कर सकते हो।
तो इसको आप सिलेक्ट करिए और आपको यहाँ पे देखिए कि लोन और डिपॉजिट डिटेल्स ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों होगा तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट स्टेटस। अकाउंट स्टेटस में क्या है ना, एक्टिव लिखा रहा है। एक्टिव है मतलब इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसीलिए इसका अगर आप क्लोज करना चाहो तो इसका क्लोज नहीं होगा जब तक ये वाला जगह पे जीरो अमाउंट नहीं आ जाता है। और यहाँ पे इसका शेयर अमाउंट भी है, जिसका कस्टमर शेयर कैपिटल यहाँ पे देखिए इसका अमाउंट है, तो इसका यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे एक्टिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई लिखा आना चाहिए, रेड कलर में ई लिखा आएगा, तब जाके आप यहाँ पे सेव करोगे तो इस मेंबरशिप इसका हट जाएगा। तो मैंने एक मेंबर को अभी देखा था जिसका कि जो है लोन नहीं है, तो इसका तो है अभी इसका 212। हाँ देखो, इसका देखिए इसके ऊपर लोन नहीं है, लोन इसका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ नहीं लिखा है, बस इसका शेयर अमाउंट है और ये क्या है ना, शेयर अमाउंट में ए लिखा है। अगर मैं इसको सेव करना चाहूँगा तो ये बोलेगा कि डिपॉजिट अमाउंट शुड बी क्लोज। पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये शेयर अमाउंट को यहाँ को जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका शेयर अमाउंट को विड्रॉल मारना पड़ेगा। जैसे विड्रॉल मारोगे तो ये अमाउंट पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद सेव करोगे तो इसका जो मेंबरशिप है ये क्या होगा ना, डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह का आप किसी भी मेंबर को क्लोज कर सकते हो, किसी भी का भी मेंबरशिप को क्लोज कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए कि इस तरह का अपडेट हमसे डेली आपको प्राप्त होगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह का आप जो है पीडीएस को एंट्री कर सकते हो, मतलब पीडीएस परचेस या सेल कर सकते हो। देखिए, ये जो मर्चेंडाइज होता है ये अलग होता है और पीडीएस जो होता है अलग होता है। मर्चेंडाइज में खाद बीज वगैरह सेल या परचेस होता है। पीडीएस में जैसे चावल हो गया, किरोसिन हो गया, दाल, चीनी, ये सारे चीज़ यहाँ पे परचेज होता है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में वीडियो में जानेंगे, तो इसको ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपका पीडीएस है तो सबसे पहले देखिए, मर्चेंडाइज में जिस तरह का हम गोडाउन क्रिएट करते थे और बाकी सारे आइटम ऐड करते थे, पीडीएस में भी उसी तरह सब कुछ ऐड करना पड़ता है पहले से। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आओगे, देखोगे यहाँ पे पीडीएस लिखा हुआ है। पीडीएस में लिखने पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे शॉप मास्टर है। शॉप मास्टर में क्या होगा ना, आप शॉप ऐड कर सकते हो कि आपका जो पैक्स है वो पैक्स का जो भी शॉप है, मतलब गोडाउन की तरह है। तो यहाँ पे मैं प्लस आइकन में क्लिक करूँगा और शॉप में मैं जो भी यहाँ पे देना चाहता हूँ कि शॉप के नाम क्या है, तो मैं इसके यहाँ पे शॉप का नाम दूंगा। और अगर आप शॉर्ट नेम कुछ डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने एड्रेस को इसको फटाफट अभी फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने सारे फिल करने के बाद इसको मैंने सिंपल सेव कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी क्या होना, हमारा जो है ये शॉप अभी ऐड हो गया है। ठीक है, ये शॉप ऐड होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट एक्टिविटी में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट में क्लिक करोगे तो असाइन सेल्समैन, तो यहाँ पे असाइन सेल्समैन के ऊपर क्लिक करोगे। और सेल्समैन में यहाँ पे क्या कर दोगे कि यहाँ पे जो भी आपका यूजर आईडी है यहाँ पे दिख जाएगा, आप इस यूजर आईडी को क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, पुट करने के बाद इसको मैं सिंपल से यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी भी ऐसा हो सकता है कि आपका अगर शॉप है तो पहले से आ रहा होगा। ये बस मैंने इसको आपको ये करना, अगर कुछ भी यहाँ पे एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी इसको कर सकते हो और डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉप क्रिएट हो गया। जैसे शॉप क्रिएट हो जाएगा उसके बाद पीडीएस में फिर से जाना है। फिर से जानने के बाद आपको यहाँ पे क्या है ना, यूनाइट मास्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूनिट डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 किलोग्राम का एक डाला हूँ, 1 लीटर का डाला हूँ। अगर और कुछ भी है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मिलीलीटर ऐड कर सकता हूँ कि 1 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर, जो भी है इसके में से ऐड करूँगा तो 100 मिलीलीटर का आएगा। जैसे हम यूरिया पीडीएस यूरिया डीएपी में डालते हैं 50 किलो 60 किलो का, उसी तरह का भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे ना, फिर से पीडीएस में आएंगे और आइटम मास्टर डिफाइन में क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है ना, आपके पास क्या क्या आइटम्स है, जैसे कि यहाँ पे राइस, शुगर और किरोसिन मैंने डाल रखा हूँ। अगर आपके पास और कोई भी आइटम है, आपको क्या करना है ना, ये प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद कैटेगरी में पीडीएस सिलेक्ट करना है, आइटम का नाम जो भी लिखना है, जैसे राइस, शुगर, किरोसिन है। अगर मैं यहाँ पे और कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो भी आपका नाम है। गेहूँ लिख देता हूँ अभी, ठीक है, गेहूँ लिख दिया मैंने। और गेहूँ का किलो यूनिट रेट क्या है, किलो में आता है या जो भी आता है इसमें नंबर में आता है, तो यहाँ पे किलोग्राम में आता है। जो 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, वहाँ पे जो भी होगा आपका यहाँ पे ये करेगा, क्योंकि गेहूँ के लेगा तो हम किलो के हिसाब से देंगे, 1 किलो, 10 किलो, 5 किलो, जैसे भी देंगे, ठीक है। तो ये जैसे ऐड हो जाएगा, उसके बाद फिर से पीडीएस में आना है और आइटम मास्टर के ऊपर क्लिक करना है। आइटम ये था पहला ये वाला, अब इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पे जितना भी आइटम आपने ऐड किया है वो सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करोगे तभी जाकर आप परचेस कर पाओगे, मतलब वहाँ पे दिखेगा आपको। अगर मैं अभी के लिए यहाँ पे आऊँगा, अभी मैं डैशबोर्ड में आया पीडीएस में क्लिक किया। अगर मैं पीडीएस परचेस में जाऊँगा कि मैं पीडीएस में परचेस करूँगा और यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा। अगर आपका देखो, मैंने अभी फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि अगर पीडीएस में आपका इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ओके बटन में क्लिक करना है। ओके बटन में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे बस मॉडिफाई में क्लिक करना है। कुछ नहीं करना है, बस मॉडिफाई में क्लिक करो और यहाँ पे नीचे सेव कर दो, बस उतना ही करना है, कुछ नहीं कर, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे पीडीएस में फिर से क्लिक करूँगा और परचेस में जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे जैसे क्रेडिट या कैश, आप जो भी चीज़ परचेस कर रहे हो क्रेडिट में है या कैश में है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्रेडिट करोगे तो बैच आईडी बनाना पड़ेगा आपको, कैश में करोगे तो कैश ऑन हैंड से आपका पैसा चला जाएगा। तो मैं क्रेडिट में करने के लिए ट्राई आपको बताऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे देखो सप्लायर नेम में नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं प्लस आइकन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे अभी तो सप्लाई नेम नहीं है तो ये भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, पीडीएस में जाएंगे। पहले आइटम मास्टर में आइटम को ऐड कर लेते हैं, एक दो ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। प्लस आइकन में क्लिक करते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ राइस को ऐड कर देता हूँ, और देखिए और कुछ भी ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है, और कुछ भी ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, राइस को अभी ऐड कर दिया है, ठीक है। ये एक डेसिमल वैल्यू है। ये डेसिमल वैल्यू का मतलब जो पॉइंट के बाद कितना वैल्यू रहेगा इसमें ये मेंशन करता है इसमें। तो उसके बाद क्या करेंगे ना, हम फिर से जाएंगे पीडीएस में जाएंगे। यहाँ पे सप्लायर देख सकते हो, सप्लायर में यहाँ पे सप्लायर ऐड कर लेंगे एक। और यहाँ पे मैं क्या करता ना, फटाफट सप्लायर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं पे यहाँ पे ऐसा ना हो कि अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप फिर उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी क्या किया ना, यहाँ पे देख सकते हो सप्लायर एक ऐड कर दिया हूँ, जो कि यहाँ पे सप्लायर ये में जाके मैं ऐड कर दिया हूँ। अब क्या है ना, मुझे परचेस करना है। परचेस करूँगा तो मैं पीडीएस में जाऊँगा। पीडीएस में जाने के बाद मैं यहाँ पे परचेस में के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कैश और क्रेडिट, क्रेडिट में सिलेक्ट करूंगा और बैच आईडी जनरेट करूंगा। यहाँ पे मुझे सप्लायर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी सप्लायर दिख गया, पहले नहीं दिख रहा था। अगर यहाँ पे कुछ अदर चार्जेस मतलब अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह कुछ भी आया है तो एक्स्ट्रा मिला है दे ये हो तो यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम आइटम ऐड करेंगे सिर्फ उतना ही प्राइस दिखेगा। अगर अदर चार्जेस डालोगे तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया या लेबर चार्जेस, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अदर चार्जेस में क्लिक करके यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करके, यहाँ पे इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसने अदर चार्जेस कुछ कोई अकाउंट नहीं बनाया है।
तो यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करना है और ये देखो पीडीएफ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखेगा, देखो राइस दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ही मास्टर शीट में ऐड किए हैं राइस। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी का आपको परचेस करना है, यहाँ पे उतना क्वांटिटी मारोगे। रेट क्या है, 1 रुपये 2 रुपये 0 रुपये जो भी है, क्योंकि मुख्यतः 1-2 रुपीज़ के आता है। तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे सेव करने के बाद फिर ये जो बैच आईडी मेरा जनरेट हुआ है, इसी बैच आईडी में फिर इसको क्या करूँगा ना, एफसीसी में जाके पास करूँगा मैं। तो इस तरह का मैं जो है पीडीएफ को परचेस कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दे दूँगा। अगर किसी दूसरे का है जो कि चाहते हो कि पर्सनली उसको थोड़ा हेल्प चाहिए, तो मुझे मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है इसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे तो मैं अपना नंबर उनको शेयर करूँगा, फिर नंबर में आके उनको अल्ट्रा भी और यानी डेस्क में आके उनको सिखा दूँगा। ठीक है? अगर कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं पब्लिक डोमेन में अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता, कि नहीं तो सभी लोग कॉल करने लगेंगे। ठीक है? अगर पर्सनल किसी को सच में ज़रूरत है, हेल्प चाहिए, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं वो। हाँ, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी इसमें मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। तो आप सभी को पता होगा कि अभी जो ईआरपी है, ईआरपी में एक नया अपडेट आया है जो कि इंटरेस्ट पॉलिसी का है। जैसे कि मैं अभी बोरोइंग में जाता हूँ, तो बोरोइंग अकाउंट में जाके अगर मैं विड्रॉल करना चाहूँ अमाउंट कि मैं किसी मेंबर के ऊपर चढ़ाऊँ या कोई अमाउंट में बोरोइंग अकाउंट में जमा करना चाहूँ, यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट को एक सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये ड्रॉल जो अमाउंट है, यहाँ पे अगर मैं कोई भी अमाउंट मान लो 1 रुपया ही क्यों ना मारूँ, तो यहाँ पे क्या है ना, अभी हमें आता है ना असाइन इंटरेस्ट पॉलिसी डिटेल्स। इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पॉलिसी हमको बोरोइंग का असाइन करना पड़ेगा। पहले क्या होता था ना, सिर्फ लोन का जो नॉर्मल केसेस होता है जो किसान को दिया जाता है उसका इंटरेस्ट दिया जाता था। अब इसका जो इंटरेस्ट है आप हर साल दे सकते हो। तो उसको करने के लिए हमको इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे, ओके बटन में दबाएंगे, तो हम जो इंटरेस्ट पॉलिसी का डिटेल्स है इसके ऊपर आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे बोरिंग में ले जाओ तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके बोरिंग में आओगे तो बोरिंग इंटरेस्ट पॉलिसी का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिसी डेट, जो भी डेट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि ये चेंजेबल नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका कौन सा प्रोडक्ट का ये कर सकते हो, बोरिंग, नॉर्मल, केसीसी का हम सेट करना चाहते हैं। पर्पज़ क्या है, पेडी इरिगेशन, नॉन इरिगेशन, जो भी ऑप्शन आपने पहले से सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पॉलिसी नेम में हम भी नॉर्मल केसीसी रख लेते हैं हम। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, पॉलिसी नेम आप जो भी रखना चाहते हो। और मैं एक पर्टिकुलर इसीलिए नाम रखा कि एक वैल्यूबल नेम हो, कि पर्टिकुलर कोई भी देखे तो इसको समझ जाए कि नॉर्मल केसीसी का इंटरेस्ट पॉलिसी है। बोरिंग तो बहुत प्रकार का होता है, आईआरडीपी होता है, एग्रीकल्चर बोरिंग भी होता है, और बहुत सारे बोरिंग होता है। तो आपका पॉलिसी उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इफेक्टिव डेट यहाँ पे लिखा है। इफेक्टिव डेट मतलब यहाँ पे जो भी डेट आप सिलेक्ट करोगे, आपका ये जो पॉलिसी है, जो भी इंटरेस्ट रेट आप सेट करोगे, उसी डेट के आगे का डेट में वो अप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पे पीछे का डेट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पीछे का डेट से ही वो लागू हो जाए। तो हम यहाँ पे 1/4/24 रख लिया। और यहाँ पे इंटरेस्ट ROI लिखा है। ROI, उसके साइड में P&A, मतलब पर एनम। ओके, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो मैं यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% दे दूंगा। और यहाँ पे पेनल्टी इंटरेस्ट, पेनल्टी ROI, पेनल्टी कितना लगेगा, अगर वो कोई ड्यू डेट में नहीं देता है तो उसके ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा। तो यहाँ पे मान लो 3% लगेगा, तो मैं 3% दे दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि IOA मतलब ये है इंटरेस्ट ऑफ आफ्टर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे आपको ये दोनों को मिला के यहाँ पे 13% नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ 10% ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आपको जो अगर आफ्टर ड्यू डेट के ऊपर ये देता है, ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है, ये 10% प्लस ये पेनल्टी इंटरेस्ट 3%, ये 13% वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। आपको यहाँ पे 13% लिखने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये 10 और ये 3 दोनों को मिला के वो लगेगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, मतलब जो ड्यू डेट में होगा उसके ऊपर सिर्फ यही एप्लीकेबल है। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट हो जाता है तो ये दोनों लगेगा उसके ऊपर, तो ये दोनों इंटरेस्ट आपको 10% और 3% ऐसे जोड़ देना है। और यहाँ पे प्लस ऐड बटन है, इसके ऐड बटन में एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे सेव बटन में क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम करना है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। और अगर मैं फिर से बोरिंग में आऊँ, यहाँ पे बोरिंग में आऊँ और यहाँ पे ड्रॉल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अगर बोरिंग नॉर्मल केसीसी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लोन नंबर पे जो भी अकाउंट को मुझे सिलेक्ट करना चाहूँ इसको सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे जो भी अमाउंट को आपको डिसबर्समेंट करना है, मैं मान लो कि अभी एक अमाउंट मारता हूँ, तो ये अमाउंट में यहाँ पे मारा और यहाँ पे ड्यू डेट, आपको यहाँ पे ड्यू डेट रख देना है जो भी ड्यू डेट है उसका। और यहाँ पे वाउचर कैश, कैश और ट्रांसफ़र जो कराना है, अभी मैं डेमो के लिए कैश किया हूँ, आप चाहो तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पे सेव कर दो। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपका बोरिंग का अकाउंट जो है ऑटोमेटिक ये रेडी हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों। तो आज मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को, जैसे कि आप बोरोइंग में कोई चीज़ एंट्री करते हो, जैसे कि लोन कलेक्शन किया मेंबर से, अब आप बोरोइंग में पास करोगे, बोरोइंग में लोन कलेक्शन का पास करते हो, तो आपका जो बोरोइंग अकाउंट है, जो आपका बोरोइंग अकाउंट है, उस अकाउंट में आप क्या करते हो ना, इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हो। कभी कभी ना वो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन नहीं दिखता है। जैसे कि मैं अभी बोरोइंग में जाऊँगा और यहाँ पे रीपेमेंट में आऊँगा, तो रीपेमेंट में आऊँगा और यहाँ पे मैं अभी कोई भी अकाउंट एक सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं क्या अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है ये दूसरा अकाउंट। ओके, इसको सिलेक्ट। अभी देखो, अभी यहाँ पे ना ये जैसे इंटरेस्ट वाला ऑप्शन अभी ये दिखा रहा है, ये सारा ऑप्शन क्या है ना, इंटरेस्ट है। ये बोरिंग केसीसी का है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये जो बोरिंग नॉर्मल केसी लिखा है ये प्रिंसिपल है, और ये दोनों इंटरेस्ट और आईओडी एंड पेनल इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो कभी कभी आपका ऐसा होगा कि ये तीन चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका दो कारण हो सकता है, आइदर आपका जो बोरिंग केसीसी अकाउंट है ये आपका नेगेटिव में है, मतलब क्रेडिट में है। अगर ज़्यादा क्रेडिट में है तो हुए तो ये दोनों अकाउंट नहीं दिखेगा, ये तीन अकाउंट आपको नहीं दिखेगा। अगर क्रेडिट में नहीं है, डेबिट में है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको और एक सेटिंग को चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या है, वो क्या है ना। आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो यहाँ पे देखो बोरिंग आएगा। बोरिंग में आने के बाद मॉडिफाइड प्रोडक्ट डेफिनेशन में क्लिक करना है आपको। मॉडिफाई प्रोडक्ट डेफिनेशन में क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन से सारे दिखेगा। यहाँ पे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तापर प्रोडक्ट में नॉर्मल केसीसी जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तापर यहाँ पे शॉर्ट टर्म ये सारे ऑप्शंस दिखेगा, ये सही रहने दीजिएगा। तापर यहाँ पे लोन टाइप में शॉर्ट टर्म लोन, और लेजर डिस्क्रिप्शन में हमारा बोरिंग एस टी के सी सी लोन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेंगे। उसके बाद देखो इंटरेस्ट पॉलिसी रिक्वायर्ड है या नहीं, इसको आप येस और नो कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि पहले क्या है, बोरिंग नॉर्मल के सीसी है, दो पे ये चार्जेस है, ये इंटरेस्ट ऑन के सीसी है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर आपका केस में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब आपका केस में अभी यहाँ पे जैसे ये इंटरेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, 3 नंबर 4 नंबर पे से दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, तो आपका केस में क्या होगा ना, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा, बोरिंग में भी आपको नहीं दिखेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो जो ट्रोलो नेम लिखा है, यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन दिखेगा। ये जो ऑप्शन यहाँ पे है यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे ये उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है ये सारे यहाँ पे दिखेगा, इसके ऊपर आप सिलेक्ट करोगे और ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क में क्लिक करोगे तो ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा, एडजस्ट ऑर्डर में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे सीक्वेंस को इसका चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे अपडेट कर देना है। जैसे अपडेट करोगे आपको क्या होगा ना, बोरिंग में उसका जो भी अकाउंट आप अपडेट किए होंगे वो आपको रीपेमेंट में दिखने लगेगा, वहाँ पे साइड दिखने लगेगा।
तो इस तरह का आपका जो अगर इंटरेस्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको बोरिंग में इंटरेस्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप इस तरह का इसको कंप्लीट करवा सकते हो। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक नया प्रॉब्लम के बारे में। जैसे आप एमटी या एलटी लोन को एंट्री करते हो तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे कि अभी एक प्रॉब्लम आया है, जैसे कि मैंने अभी लोन पे जाता हूँ और यहाँ पे लोन डिसबर्समेंट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने अभी लोन डिसबर्समेंट कर रहा हूँ इस मेंबर का, और यहाँ पे प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म लोन आया मैंने, और यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज दिखा। ये क्यों आता है एक्चुअली, ये क्या है ना, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म लोन एंट्री करते हो तो वहाँ पे एक ईयर सिलेक्ट करते हो कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो 3 ईयर के लिए होता है। इसने क्या किया है कि बाई मिस्टेकली शायद 1 ईयर डाल दिया है, जो कि इसका ऑलरेडी ड्यू डेट जा चुका है। ये है पहला प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, डिसबर्समेंट करने के लिए वो नहीं दे रहा है ड्यू डेट, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग भी है, इसीलिए वो आपको एंट्री करने के लिए भी नहीं दे रहा है। अगर मैं इसका चेक करूँगा कि लोन क्या है इसके ऊपर, तो यहाँ पे जैसे मैं लोन नंबर मारूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका जो आउटस्टैंडिंग है पहले से यहाँ पे एमटी लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, और पहले से ये अमाउंट एक एमटी लोन है। तो इसीलिए क्या करता है ना, वो नहीं देता है। अगर आपको इस मेंबर के ऊपर एंट्री करना है तो पहले इस लोन को आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर आके आपको एंट्री करना पड़ेगा। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोन पे जाइए, लोन पे जाके यहाँ पे एप्लीकेशन, सैंक्शन एंड लोन डिस्बर्समेंट फिर से दोबारा करिए, तो आपका फिर से हो जाएगा। मतलब लोन एप्लीकेशन आपको फिर से करना पड़ेगा, यहाँ पे उसी मेंबर के ऊपर आपको सब कुछ सेट करो, सब कुछ फिल करो, लॉन्ग टर्म या जो भी है आपका एल टी एम टी एल टी लोन सिलेक्ट करो और लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करो। यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो अप्लाई डेट ये था और उसका ड्यू डेट भी ख़त्म हो चुका है। आप इसको फिर से दोबारा भी कर सकते हो, दोबारा करोगे तो ये एंट्री आपका फिर से ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे सैंक्शन अदर में जाता हूँ और यहाँ पे मेंबरशिप में जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एल टी लोन यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका फिर से दोबारा आप रिपीट कर सकते हो, एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन। और अगर मैं इस मेंबर का भी करूँ, एक्चुअली मुझे ये इसका कोई डिटेल्स पता नहीं है, नहीं तो मैं इसका भी कर देता। फिर भी हम ट्राई करेंगे। अच्छा, यूनाइटेड, अच्छा ये इसका डिफाइन नहीं हुआ है, इसने पहले लिया था ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, अच्छा ये ट्रैक्टर एल्टो को सेट करते हैं। तो यहाँ पे रेजुलेशन डेट हुआ, ये इनलैंड हुआ, यूनिट यहाँ पे 2-3 मार सकते हो। करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट, अच्छा लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है ना, अमाउंट यहाँ पे 6.5 लाख लो, नेक्स्ट। ओके, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अच्छा मॉर्गेज है, लोन मॉर्गेज में यहाँ पे बहुत सारे लैंड्स है, तो आप इसमें से कोई भी एक दो को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मॉर्गेज नंबर जैसे 1075/3, मॉर्गेज डेट, अच्छा 30/3/2026।
कितना 1133 11। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट करो लोन अमाउंट। नेक्स्ट ओके। 10,000 अच्छा, लाख 10 लाख 30 लाख। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट 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 करो और सैंक्शन में जाओ। यहाँ पे लोन नंबर दिख जाएगा आपको और ये लिख करो, नेक्स्ट सेव करो। लोन पीरियड 36 दे दो यहाँ पे। अगर मैं अभी लोन डिसबर्समेंट करूँगा इसका तो हो जाएगा इसका। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे मुझे 2 लोन नंबर दिख जाएगा कि नया लोन नंबर, यहाँ पे LTST और यहाँ पे डिसबर्समेंट। यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो अभी लोन डिसबर्समेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह का आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। आज का जो हम वीडियो बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 31 मार्च जा चुका है, आज 5 दिन हो गया है। तो आपको जो 25-26 का सभी को बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। तो अगर आप बैलेंस शीट खुद बनाना चाहो तो बना सकते हो, और मेरे यहाँ पे हर मॉड्यूल का एक एक वीडियो इसमें अपलोड है, जो कि हर चीज़ आपको बताएंगे कि कैसे एंट्री होता है और कहाँ कहाँ एंट्री आता है। नहीं तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोन मॉड्यूल, मेंबरशिप कॉन्फ़िगरेशन और पूरा बोरोइंग, एफएस का एंट्री हुआ, एसेट का एंट्री हुआ, ये सारे चीज़ ऑलरेडी इसका अकाउंट्स वीडियोस बना हुआ है। अगर चाहो तो आप इस वीडियो को देख कर खुद सीख कर एंट्री कर सकते हो। अगर नहीं तो आपके लिए और एक चीज़ है, अगर आप चाहो तो आप चाहते हो कि हमारे पास जो एक्सपर्ट है या हम लोग जो भी है, अगर आप चाहते हो कि हम आपका बैलेंस शीट बना के पूरा रेडी करके, जो कि आपका स्टेटमेंट है, ये जो कि डॉक्यूमेंट्स है, उसके हिसाब से पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट बन जाए, तो हम उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे। बट वो पेड रहेगा, मतलब उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि हमारा जो बंदे हैं जो एंट्री करेंगे वो लेंगे। तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट है। अगर आप किसी को भी बैलेंस शीट बनाना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास 2 आज ये आया है, जो कि ये है कि कमेंट 2 आया है कि एक है कि जो हम लोन कलेक्शन करते हैं उस टाइम पे मिसमैच आता है मॉड्यूल पे, तो क्या करना चाहिए। और एक कहते हैं कि परचेस का जो बैंक को पेमेंट किया गया है लोन, उसको हम किस तरह का एंट्री करेंगे। 2 ऑप्शन से हमारे पास आया है। तो जो पहला ऑप्शन है, जिसमें बता देता हूँ आप सभी को, जैसे कि अभी मेरे पास ये मेरा बैलेंस शीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ट्रायल बैलेंस, इसको मैंने डाउनलोड किया हूँ। आपका जो फर्टिलाइज़र का अकाउंट है ये है FCC अकाउंट है, और ये है DMO जो परचेस किए हो उसको आपने पेमेंट किया है। तो इसको कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है ना, सिंपल यहाँ पे अदर ट्रांसफ़र में जाना है, FS में जाना है। FS में जाने के बाद यहाँ पे अदर ट्रांसफ़र में जाना है, और अदर ट्रांसफ़र में आने के बाद यहाँ पे न्यू बैच चाइल्ड जनरेट करना है, और यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करना है, और कैश क्रेडिट फर्टिलाइज़र
यहाँ पे ऊपर रहेगा कैश क्रेडिट फर्टिलाइजर, जो भी आपका अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट एफएस में है तो, अगर आपका मॉड्यूल पे है तो आपको मॉड्यूल पे वो भी बताऊंगा मैं अभी, रुकिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डीएमओ जयंती बरमकेला जो भी बलरामपुर लिखा है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे 2 करोड़ है, आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा आप उतना कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे अमाउंट करना है, अभी के लिए यहाँ पे जितना भी अमाउंट हो रहा है मैं अभी उतना अमाउंट पेमेंट कर रहा हूँ। इसको अभी मैंने पेमेंट कर दिया। ये क्या हुआ ना, भुगतान हो गया, जो भी परचेस हुआ था हमारा भुगतान हो गया। ये था आपका अकाउंट था एफएस में। ये देखो, ये अकाउंट आपका एफएस में है। अगर आपका इस अकाउंट का आप अदर बोरोइंग में होता तो उसको कैसे करते, तो आपको बोरोइंग में जाना है। बोरिंग में आने के लिए ड्रॉल सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे अदर बोरिंग दिखेगा, यहाँ पे नॉर्मल केसेस दिख रहा है, आपको अदर बोरिंग दिखेगा, तो अदर बोरिंग को से सिलेक्ट करना है। अभी मैं नॉर्मल केसेस सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि यहाँ का अदर बोरिंग नहीं है। आपको उसके बाद यहाँ पे क्या करना है ना, जो भी अकाउंट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपका जो भी आपका एफसीसी अकाउंट है वहाँ पे दिख जाएगा, उस एफसीसी अकाउंट को सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद आपको कितना अमाउंट पास करना है यहाँ पे आपको एंट्री करना है। जैसे कि मुझे इतना अमाउंट पास करना है तो मैंने इतना अमाउंट मार दिया। फिर वाउचर में जाना है और यहाँ पे ट्रांसफ़र में सिलेक्ट करना है। ट्रांसफ़र में करने के बाद यहाँ पे लेजर नेम आएगा। यहाँ पे लेजर नेम में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे डीएमओ दिख जाएगा, क्रेडिटर वाला अकाउंट, तो इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं उतना अमाउंट ऐसे मार दूँगा और इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अभी क्या हो गया ना, हमारा वो पास हो गया। अब इसको सिंपल क्या करूँगा ना, यहाँ पे 2025 या 26 जो भी ड्यू डेट है उसको करूँगा और यहाँ पे सिंपल सेव कर दूँगा। ये क्या होगा ना, आपका दो प्रकार का मैंने बताया, एक तो बोरिंग में कैसे पास करेंगे बोरिंग अकाउंट में, और एक एफएस में कैसे पास करेंगे। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा था कि आपका अगर लोन कलेक्शन करने के टाइम पे मिसमैच आ रहा है अमाउंट, मान लो कि लोन कलेक्शन करने पे मिसमैच आ रहा हो तो आपको क्या करना है ना, पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे लोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपको अपडेट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे इस अपडेट आउटस्टैंडिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नॉर्मल केसीसी सिलेक्ट करो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अपडेट कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद लोन पे आओगे तो यहाँ पे लोन पे आने के बाद आपको देखना लोन रिकन्सिलेशन ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नॉर्मल केसी सिलेक्ट करो, यहाँ पे व्यू करोगे। अभी इसका शायद कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखो एक दिख रहा है, एक अमाउंट मिसमैच आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस पेमेंट आ रहा है, इसका ना ये मेंबर का मिसमैच आ रहा है, इसलिए एक ही अमाउंट देखो माइनस में दिखा रहा है, इसीलिए आपका लोन अमाउंट मिसमैच आ रहा है। आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है टिक मार्क में और यहाँ पे अपडेट कर देना है। ये कर दोगे तो आपका उस मेंबर का क्या होगा ना, अब मिसमैच नहीं आएगा। तो इस तरह का आप ये 2 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो भी आपको बना के भेज दूँगा। थैंक यू।